हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज की डे 3 पर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस की ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पर फर्स्ट और सेकंड सेशन में हम लोग ने 40 क्वेश्चन मीन्स 80 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लिया है। और आज के सेशन में फिर से हम लोग बेस्ट 40 क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं, बेस्ट न्यू 40 क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग ही है, तो देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले कई बार कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन भी आता है कि सर कंप्यूटर अवेयरनेस में कंप्यूटर को अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रेटजी क्या है, यानी हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। तो देखिए, अप्रोच की अगर हम बात करें तो दो ही अप्रोच कंप्यूटर में काम करती हैं। पहली अप्रोच, आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन ना देखें, ऑप्शन को सोचें, फिर ऑप्शन को ढूंढें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे ऑप्शंस में और सही आंसर आप टिक कर पाएंगे। दूसरी अप्रोच ये होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन सर्च करेंगे। अब यहां पर आपकी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी काम आती है। मतलब ये एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या है कि आप 5 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और एक ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से हर एक चैप्टर के बारे में नॉलेज लेंगे। क्योंकि आपको 4 ऑप्शन तो पता चल रहे हैं कि ये नहीं होंगे, तो इसका मतलब यही वाला आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। तो अगर इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो इन दोनों अप्रोच की मदद से आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को बहुत अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ गए जो हर किसी के नहीं आ पाते, और अगर आप यहां पर ले आए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पूरे तरीके से इंश्योर होगा। क्योंकि देखिए, रीजनिंग मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो हर कोई अच्छा स्कोर कर लेता है। कंप्यूटर और जीए जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में अप्रोच की, तो यानी यहां पर आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा और बिल्कुल 101% आपका जो सपना है बैंकर बनने का वो कामयाब भी होगा। अब क्वेश्चन उठता है, सर सेकंड अप्रोच को कैसे हम करें, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे पढ़ें, कोई एक बुक बता दीजिए बढ़िया सी, है ना। तो देखिए, कोई एक बुक परफेक्ट नहीं है और बुक में क्या होगा कि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा। इसी को लेकर, आपकी डिमांड को लेकर एक कंप्लीट बैच बना दिया गया है 35 क्लासेस का, जहां पर बेस्ट 35 सेशंस कंडक्ट किए गए हैं, कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, पीडीएफ वाइज। और साथ ही साथ कैंडिडेट की एक नीड भी होती है जो मैंने खुद फील की है। वो नीड क्या है कि एग्जाम में जाने से पहले एक बार सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करना, है ना, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो इसको देखते हुए एक कंप्लीट कंप्यूटर कैप्सूल भी आपको दिया जा रहा है जो अराउंड 40 to 50 पेजेस का है, जिसको आप 1 घंटे में पूरा रिकॉल कर सकते हैं। और ये आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में जाने से पहले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी कंप्यूटर को लेकर क्या है। बाकी मेरे फ्री सेशंस भी बहुत सारे हैं और आप जानते हैं कि मैं फ्री सेशंस भी लेता हूं, उसको भी आप लगातार देख सकते हैं टू बूस्ट योर नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के सेशन की बात करते हैं। और प्लस, अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पढ़िए और जो अप्रोच अभी मैंने आपको बताई है उसी से आंसर देने की कोशिश करिए। विच नेटवर्क हैज कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर। 10 मीटर की रेंज में कौन सा नेटवर्क काउंट होता है, लैन, मैन, वैन, कैन या पैन। अब देखिए, एक एक करके बात करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की जो रेंज होती है वो 2 मीटर की होती है, यानी 2 मीटर यानी 2 मीटर की रेंज में जो भी नेटवर्क आता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में रखते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो विद इन अ सिटी पूरी सिटी को कैप्चर करे, वो मैन होता है। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यानी ऑल ओवर दी कंट्री पर काम करे या वर्ल्ड पर काम करे, वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क और इसकी रेंज होती है 5 मीटर। तो 2 मीटर से 5 मीटर की रेंज अगर हम बात करें तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क है। 2 मीटर तक की जो रेंज है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। और पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ, जिगबी जैसी ये टेक्नोलॉजी, ये आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क है, हॉटस्पॉट।
और इसकी रेंज होती है 10 मीटर की। तो यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ और जिगबी टेक्नोलॉजी, और ये है आपकी 10 मीटर की रेंज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेम्स फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन वाया द डैश डिवाइस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही फेवरेट है बीपीएस का, कह रहा है फ्रेम्स फ्रॉम वन लाइन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लाइन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में फ्रेम्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और ये फ्रेम ट्रांसफर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस नेटवर्किंग डिवाइस की है, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, मॉडम या ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रेम्स किस लेयर में आता है। तो ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करें तो फ्रेम्स काउंट किया जाता है सेकेंड लेयर में, यानी डेटा लिंक लेयर में जो डेटा है वो फ्रेम्स के अकॉर्डिंग यानी फ्रेम्स के बेसिस पर ट्रैवल करता है। अब अगर फ्रेम्स का मतलब सेकेंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, तो डेटा लिंक लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है यह आपको पता होना चाहिए। तो डेटा लिंक लेयर पर दो डिवाइसेस काम करती हैं, स्विच और ब्रिज। इसका मतलब स्विच और ब्रिज डेटा को जो ट्रांसफर करती है तो वो फ्रेम्स की मदद से करती है, फ्रेम्स के फॉर्म में करती है। तो अब यहां पर आंसर क्या होगा, या तो स्विच होगा या ब्रिज होगा। अब ढूंढ लीजिए क्या स्विच गिवन है, नहीं। क्या ब्रिज गिवन है, बिल्कुल गिवन है ब्रिज। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन, दैट इज ब्रिज। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। एंड अब यहां पर पैकेट भी आ सकता है कि पैकेट के फॉर्म में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किस डिवाइस की मदद से होता है। तो वहां पर हो जाएगा आंसर राउटर, क्योंकि जब राउटर काम करता है तो वो थर्ड लेयर पर करता है, और थर्ड लेयर पे जो डिवाइस काम करती है वो आपकी कौन सी होती है, राउटर होती है। समझ गए। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास सी नेटवर्क। देखिए जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, आईपी एड्रेस की बात करते हैं, और आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। यहां पर पूछा जा रहा है कि क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है। सी मतलब ए बी सी यानी थर्ड पोजीशन। तो अगर थर्ड दिया हुआ यानी सी क्लास दी हुई है तो इसका मतलब ऑक्टेट ए में 255 है, ऑक्टेट बी में भी 255 है, और ऑक्टेट सी में भी 255 है। तो 3 ऑक्टेट आपके 255 में है और एक ऑक्टेट आपका 0 है। तो ऐसा कोई आपको दिख रहा है जिसमें 3 बार 255 है और एक बार 0 है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर यहां पर अगर क्लास बी दिया होता सबनेट के केस में तो आंसर क्या होता, तो 2 बार 255 हो जाता, और अगर क्लास ए दिया होता तो एक बार 255 हो जाता। समझ गए। और क्लास डी होता तो सब में 255 हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी चीज गिवन है जिसको देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं, वो है टू डिफरेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क में जब भी दो अलग अलग प्रोटोकॉल की बात हो रही होगी तो आंसर क्या होगा, हब, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर या राउटर। वेरी गुड। इस केस में करेक्ट आंसर आपका बनेगा गेटवे। कभी भी क्वेश्चन में अगर दो अलग अलग प्रोटोकॉल की बात होगी तो वहां पर गेटवे का यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और अगर यहां पर सेम प्रोटोकॉल की बात होती तो आंसर राउटर होता। क्या होता, राउटर होता। क्योंकि यहां डिफरेंट प्रोटोकॉल है तो आंसर क्या है, गेटवे। एक चीज और याद रखिएगा कि गेटवे को फायरवॉल भी कहते हैं कभी कभी, है ना। तो ऑप्शन में अगर फायरवॉल मिल जाए तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस चीज को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज या फायरवॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ये दोनों सिमिलर चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज। फ्लॉपी डिस्क वैसे आजकल तो यूज होती नहीं है, पहले के समय में यूज होती थी, जो ए ड्राइव और बी ड्राइव के फॉर्म में शो होती थी। तो फ्लॉपी डिस्क का जो कॉमन साइज है वो कितना है, 4.5 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच या 5.5 इंच। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है 3.5 इंच। यानी फ्लॉपी डिस्क की जो कॉमन साइज है वो क्या है, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन, विंडोज की जो सेटिंग्स हैं वो किस फॉर्म में रिकॉर्डेड होती है, यानी विंडोज की जो फाइल्स हैं वो फाइल कैसी होती हैं, विंडोज डॉट आई एन आई, विन डॉट आई एन आई, सिस्टम डॉट आई एन आई, ग्रुप डॉट आई एन आई, और या फिर नन ऑफ दीज, बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है विन डॉट आई एन आई। आई एन आई का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज की जो सेटिंग होती है यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिस समय लोड होता है उस समय बाय डिफॉल्ट आपकी ये फाइल लोड होती है विन डॉट आई एन आई, और आई एन आई की फुल फॉर्म क्या है, इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द ईमेल, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। देखिए दो चीजें होती हैं, या तो मेल आप सेंड करेंगे और जब आप मेल को सेंड करेंगे तो सामने वाला उस मेल को रिसीव भी करेगा, है ना। तो आपको क्या बताना है, मेल सेंड होने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, FTP, STTP, DHCP, SMTP या POP3। करेक्ट आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SMTP का यूज करते हैं मेल को ट्रांसफर करने के लिए, और वहीं मेल रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, या कई बार POP3 मेंशन नहीं होता तो इस केस में IMAP भी करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द ईमेल, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ROM इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है ROM यानी रीड ओनली मेमोरी इज नीडेड फॉर स्टोरिंग, यानी ROM में कुछ स्टोर होता है इनिशियल प्रोग्राम, इनिशियल मतलब कि बूट जिस समय कंप्यूटर होता है उस समय ROM में कोई एक प्रोग्राम कुछ लोड होता है, उसे क्या बोलते हैं, लोड होता है या स्टोर होता है ना, बात एक ही है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, कर्नल, बूट स्ट्रैप लोडर, या नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब सिस्टम लोड होता है यानी बूट होता है तो बूट होने के समय जो लोडर काम करता है ना, वो कौन सा लोडर है, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, एंड दैट इज बूट स्ट्रैप लोडर। तो रोम में जो लोडर रहता है, जो लोड होता है, दैट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, फोर्थ वन। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है रोम से रिलेटेड कि रोम में जो फाइल्स हैं यानी रोम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, नेम द इंस्ट्रक्शंस विच आर लोडेड इन रोम आर कॉल्ड, या विच आर रिसाइडेड इन रोम आर कॉल्ड, तो वो होता है आपका फर्मवेयर। तो रोम में रखने वाले इंस्ट्रक्शंस या रोम में रहने वाले इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव यानी AVI, AVI की फुल फॉर्म भी क्लर्क लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव। फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, ये जो फॉर्मेट है ऑडियो वीडियो का ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मैक्रोमीडिया या एडोब। करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो AVI जो फॉर्मेट है वो किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। देखिए HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस HTML का यूज हम लोग करते हैं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। तो आपसे यहां पर पूछ रहा है लार्जेस्ट हेडिंग, यानी हम लोग कई बार देखते हैं कि वेबसाइट में काफी बड़ी हेडिंग दी होती है, तो उस हेडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, H6, हेडिंग, H1, हेड या H4। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा H1। देखिए हेडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग, 6 तरीके की कुल हेडिंग हम HTML में ऐड कर सकते हैं, H1 से लेकर H6 तक, जहां H1 सबसे बड़ी है, H2 उससे छोटी है, H3 उससे छोटी है, H4 उससे छोटी है, एंड सो ऑन, और ये होता है H1 से लेकर H6 तक। मीन्स अगर यहां पर ये दिया होता कि चूज द करेक्ट टैग फॉर स्मॉलेस्ट हेडिंग इन HTML, तो आंसर हो जाता है H6, क्योंकि लार्जेस्ट की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा, H1 टैग। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जो इंडिया में डेवलप किया गया।
सहरसा टी, सागा 220, परम युवा 2, परम 8000 या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज परम 8000। परम नाम से ही लॉन्च किया गया था और ये था आपका परम 8000, वेरी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज मोस्ट पॉपुलर इन चाइना? तो बताइए चाइना का जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है वो कौन सा है? बिंग, याहू, गूगल, डकडगो, बेडू? अमेरिका का जो बहुत फेमस है वो तो गूगल है ना, आप जानते हैं। अमेरिका के बहुत सारे हैं आपको, लेकिन यहां पर चाइना का बताना है और ये है बेडू, यानी फिफ्थ इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज? वेब क्रॉलर को किस नाम से जाना जाता है? सर्च ऑप्टिमाइजर, लिंक डायरेक्टरी, वेब मैनेजर, वेब स्पाइडर या वेब पेज? तो वेब क्रॉलर बेसिकली होता क्या है, वेब क्रॉलर की मदद से ही जो भी हम गूगल पर या जो भी हम अपनी वेबसाइट पर या जो भी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी रैंकिंग सेट होती है कि कौन सी वीडियो ऊपर आएगी, कौन से जो टेक्स्ट है वो ऊपर शो होगा, है ना। तो ये सब वेब क्रॉलर की ही सेटिंग के थ्रू होता है। तो आपको बताना है कि वेब क्रॉलर को और क्या कहते हैं। आंसर है वेब क्रॉलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब स्पाइडर। तो यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट सर्च इंजन। सबसे पहले सर्च इंजन का नाम बताइए। देखिए सर्च इंजन की बात करें तो बेडू सर्च इंजन है ना, बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल, नेटस्केप, आर्ची, ये सब आपके सर्च इंजन है। लेकिन आपको बताना है कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था। देखिए सर्च इंजन की बात करें बहुत सारे सर्च इंजन हुए हैं, लेकिन फर्स्ट सर्च इंजन है आपका आर्ची। क्या है? आर्ची इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए, इन एमएस पावर पॉइंट विच इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। क्या है पावर पॉइंट में आपको बताना है शॉर्टकट की इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। अगर आपको एक नई स्लाइड पावर पॉइंट में इंसर्ट करनी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल पी, कंट्रोल एन, कंट्रोल डी, कंट्रोल एम या कंट्रोल बी? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल के साथ एम। एम बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगर आपको नई स्लाइड को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ एम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर? कह रहा है किसी भी कैरेक्टर पर मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम टेबल की बात करें, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। लेकिन अगर मैक्सिमम फॉन्ट साइज ओवरऑल की बात करें किसी भी कैरेक्टर पर तो सही आंसर होगा 1638, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल जनरेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की सबसे बेस्ट है? किसका यूज करेंगे? आप जानते हैं कॉपीराइट सिंबल एक सी तरीके का सिंबल होता है ना। और कॉपीराइट क्या है? एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब जो जैसे आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी होती है ना, उस पर कॉपीराइट हो जाता है कि अब इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वहां पर उसका नाम जरूर मेंशन होगा ना कि इसके बिहाफ में या क्रेडिट गोज टू, है ना, इस तरीके से। तो ये इस कॉपीराइट सिंबल को यूज करने के लिए हमें ऑल्ट कंट्रोल और सी का यूज करना होता है। तो एमएस वर्ड को ओपन करिए, ऑल्ट कंट्रोल सी करिए, तो आप देखेंगे कि वहां पर कॉपीराइट सिंबल ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो दिस इज द वे फॉर द कॉपीराइट। याद रहेगा ऑल्ट कंट्रोल सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट? तो नए वाले एमएस वर्ड के केस में जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, ओपन सैंस या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कैलिब्री इज द राइट वन। अगर नए वाले वर्जन की बात करें जैसे 2007 या 2019, है ना, या नए वाले कोई भी वर्जन की बात हो तो आंसर यहां पर क्या होगा? कैलिब्री होगा। लेकिन अगर 2003 की बात की जाए, पुराने वाले वर्जन की बात की जाए, तो आंसर क्या था? टाइम्स न्यू रोमन, है ना। यहां पर लेटेस्ट की बात हो रही है तो आंसर होगा कैलिब्री। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज
इन MS Word 2007 डॉक्यूमेंट। तो 2007 यानी फिर से नए डॉक्यूमेंट में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है ना, वो कितना होता है? 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 या फिर 14 पॉइंट? एंड द करेक्ट आंसर इज 11 पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? 11 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन। कह रहा है कि हैकर से बचने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में क्या चीज ऑन करनी होती है? फायरवॉल, स्क्रिप्ट, एंटीवायरस, VLC या ब्राउजर? वेरी वेरी इजी वन। और आप जानते हैं कि फायरवॉल को ही हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, फायरवॉल को ही हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फायरवॉल इज द करेक्ट वन। अब फायरवॉल देखिए हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि फायरवॉल कैसी डिवाइस है? तो आंसर होगा इट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। कैसे, ये भी समझ लीजिए। आप लोग ने देखा होगा OSI मॉडल पर जब हमने बात करी थी, तो वहां पर हर एक लेयर पर अलग अलग डिवाइस का यूज करते हैं। और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो आपकी गेटवे हो, या फिर ब्रिज हो, स्विच हो, हब हो, ये सभी डिवाइसेस एक तरीके से फायरवॉल के तरीके का भी काम करती हैं। और ये सब आपकी क्या होती हैं? ये सब बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, है ना। फायरवॉल का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट एक्सेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड थिंग्स, या अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस करने से चीजों को रोकना ही फायरवॉल का काम है। तो हर एक डिवाइस एज अ फायरवॉल काम कर सकती है। समझ में आ गई बात? और फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि कंट्रोल पैनल में जाकर भी इसको इनेबल किया जा सकता है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर भी है और ये एक हार्डवेयर भी है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? देखिए, फर्स्ट जनरेशन मतलब मशीन या बाइनरी लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन का मतलब असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो आंसर यहां पर क्या होगा? थर्ड वन होगा, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। समझ में आ गया? हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सब आपकी हाई लेवल है। C++, बेसिक, कोबोल, जावा, फॉरट्रैन, सैम्यूला, स्मॉल टॉक, है ना। ये सब आपकी कैसी हैं? हाई लेवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमोनिक्स कम्स इन विच लैंग्वेज। कह रहा है एक निमोनिक्स टर्म होता है, ये किस लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है? हाई लेवल में, असेंबली में, मशीन में, एल्गोरिथम के केस में, या ऑल ऑफ दीज? तो निमोनिक्स का मतलब होता है स्पेशल सिंबल्स कह सकते हैं आप, और इसका यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। जैसे अगर हम बात करें जंप करवाने के लिए तो JMP कमांड, ब्रांचिंग के लिए BRA कमांड, ऐड करने के लिए ADD कमांड, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB कमांड। इस तरीके से कई सारे कमांड होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में एज अ निमोनिक्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो आंसर यहां क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी। देखिए, फ्लैश मेमोरी एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। फ्लैश मेमोरी का मतलब जैसे पेनड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड एक तरीके की फ्लैश मेमोरी है। तो फाउंडर कौन है फ्लैश मेमोरी कॉन्सेप्ट की? आंसर है, बताइएगा, जेम्स रसल, एलन शुगार्ट, फ्यूजियो मैसियोको, रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, या एलन ट्यूरिंग? बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा फ्यूजियो मैसियोको इज द करेक्ट वन, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। एंड फ्यूजियो मैसियोको इज नोन एज द फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स। कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट की होती है? 32 बिट्स, 48 बिट, 64 बिट, 128 बिट, या 16 बिट? करेक्ट आंसर होगा 128 बिट। देखिए, IPv6 कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा ये 128 बिट की होती है। IPv4 32 बिट का होता है, और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है ना। तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स DBMS। DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, या जिस पर हम एडिटिंग कर पाएं, कुछ चेंजेस कर पाएं, बदलाव कर पाएं। तो ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS है, जो कि ओपन सोर्स होता है? MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस,
ओरेकल या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा MySQL। देखिए अगर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो आंसर इस केस में होगा लाइनेक्स। लाइनेक्स इज कंसीडर्ड एज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो ओपन सोर्स है, तो इस केस में आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीवियस टाइम कि ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो आपका ओपन सोर्स है ना, तो आंसर क्या होगा, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स। वैसे तो सभी ब्राउजर लगभग आपके ओपन सोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मोजिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a key which helps to connect data in one secondary table to that in a primary table is called। देखो ये क्वेश्चन डेटाबेस से पूछा जा रहा है, और जब भी मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि जब भी दो टेबल की बात होगी तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ की विच हेल्प्स टू कनेक्ट डेटा इन वन सेकेंडरी टेबल टू दैट इन अ प्राइमरी टेबल, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दो टेबल की बात हो रही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल यहां पर आंसर होगा फॉरेन की। तो जब भी दो टेबल की बात हो रही होगी तो आंसर क्या होगा, फॉरेन की। और जब भी यूनिकनेस की बात हो रही होगी कि यूनिक डेटा है ना, ऐसा कुछ डिस्कशन, तो आंसर होगा प्राइमरी की। नेक्स्ट देखिए, आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी फॉर अ रो इज, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस में रो को क्या बोला जाता है, टपल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, डिग्री या हैश? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रो को टपल बोलते हैं, तो आंसर होगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, बूट के समय यानी जिस समय बूटिंग होती है उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं वो कहां पर लोड होती हैं, रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में, कैशे में या नन ऑफ दीज? तो देखिए बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में लोड होती हैं, यानी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होती हैं, या आप बोल सकते हैं कि हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती हैं, है ना। तो क्या यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी गिवन है, नहीं। क्या यहाँ पर रैम गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड वन, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, एप्पल का, मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। और आपको बताना है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, बिग सर, कैटलीना, पैंथर, टाइगर, चीता? देखिए वैसे तो ये सभी आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं, लेकिन लेटेस्ट है इसमें बिग सर, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज किसी भी प्लेटफॉर्म का आपसे पूछ लें, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों ही प्लेटफॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज है वो बाय डिफॉल्ट के केस में सेम है। और वो कितना है ये आपको बताना है, 100, 200, 300, 400 या 500? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 100। 100 is the by default zoom percentage in MS PowerPoint, in Word, in Excel, in every platform. Next question देखिए, select the correct option for cell address। MS Excel से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कह रहा है कि सेल एड्रेस का जो सही सिंटैक्स है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 25, 12, 8, 25, 9, 11, 45, Z या नन ऑफ दीज? देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेल का एड्रेस है उसमें सबसे पहले करेक्टर और फिर नंबर शो होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम जाएं, पहले करेक्टर मतलब ए, फिर नंबर मतलब 25, यानी बी, यानी सेकंड वन इज दी करेक्ट वन। तो पहले करेक्टर आपको याद रखना है और फिर नंबर, तो ए और 25 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी रोज डज एन एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट कंटेन? तो नई वाली वर्कशीट की बात हो रही है, नए वाले एमएस एक्सेल की बात हो रही है। तो 2007 या उससे ऊपर जितने भी वर्जन हैं उसमें कितनी रोज हैं? तो आंसर है 10,48,576। तो फर्स्ट वन यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, समझ गए। और अगर पुराने वाले की बात करें तो 65,535 इज द करेक्ट वन, 65,535।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। कोई भी सेल एक्टिव कब होता है, जब हम उस पर जाके क्लिक कर देते हैं तो वो सेल जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, और उसका जो कंटेंट है वो कहाँ दिखता है, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार या वर्कशीट। करेक्ट आंसर होगा फॉर्मूला बार। उसका कंटेंट हमें कहाँ दिखता है, फॉर्मूला बार में। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, या विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, अगर यहां पर कंटेंट या कंपोनेंट की जगह पर एड्रेस लिखा होता तो आंसर क्या होता, तो आंसर बदल जाता और आंसर होता नेम बॉक्स। तो याद रखिएगा, कंटेंट के केस में फॉर्मूला बार और एड्रेस के केस में आंसर नेम बॉक्स होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। तो ऐसी कौन सी फाइल है जिसकी मदद से एमएस वर्ड को ओपन किया जा सकता है, word.exe, एमएस वर्ड, word2003.exe, विनवर्ड या नन ऑफ दीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज winword.exe, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। तो रन ओपन करेंगे और रन पर आपको लिखना होगा winword.exe, और इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द शॉर्टकट की। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर पीएनटी होता है। नेक्स्ट देखिए, विच डिस्प्लेज द कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है ना, वो किससे शो होती है, ग्रीन लाइन से, ब्लू लाइन से, ब्लैक लाइन से, रेड लाइन से, है ना। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इन 5 ऑप्शन में आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर का मतलब होता है कि वो स्पेलिंग तो सही है लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट गलत है ना, जिसमें वो यूज हो रही है। तो इस केस में जो लाइन आपकी शो होगी वो ब्लू लाइन से शो होगी। कौन सी लाइन से, ब्लू लाइन से शो होगी। तो आंसर क्या है गाइस, ब्लू लाइन। तो ब्लू आईज हिप्नोटाइज, है ना, उसी से याद रखिएगा। अब यहां पर ग्रीन लाइन की अगर बात करें, ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल एरर के लिए शो होती है, रेड लाइन स्पेलिंग एरर के लिए शो होती है। तो तीन ही तरीके की एरर होती है, एक तो ब्लू लाइन जो कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर हो गई, ग्रीन लाइन जो ग्रामेटिकल एरर हो गई, और रेड लाइन, है ना, जो स्पेलिंग एरर के लिए शो हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेम द माइक्रोसॉफ्ट वॉइस असिस्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट के वॉइस असिस्टेंट का नाम बताइए, या माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताइए ना, बात एक ही है। क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट, सीरी, कॉर्टाना, माई असिस्टेंट या बिग सर। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉर्टाना। ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछा जाता है कि कॉर्टाना जो वर्चुअल असिस्टेंट है या वॉइस असिस्टेंट है ये किस कंपनी का है ना, ऐसे भी पूछते हैं। तो आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्पल के लैपटॉप को क्या कहते हैं। एप्पल लैपटॉप इज कॉल्ड एज मैक प्रो, मैक स्क्रैच, मैक लैपी, मैकबुक या आई बुक। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा दैट इज कॉल्ड मैकबुक। तो मैक जो टर्म है वो बेसिकली एप्पल वाली डिवाइसेस के लिए ही यूज करते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मैकबुक। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट आईएसपी ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली आईएसपी यानी पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, नाम बताइए। बीएसएनएल, आइडिया, रिलायंस, बीएसएनएल या नन ऑफ दीज। यानी इंडिया में जो इंटरनेट देने की शुरुआत करी वो किसके द्वारा हुई है, कौन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आईएसपी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यही होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट की जो पहली आईएसपी है वो कौन सी है, बीएसएनएल है। बीएसएनएल है, क्या लगता है, बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड इज द करेक्ट वन। क्लियर है। और अगर यहां पर वर्ल्ड लिखा होता कि दुनिया की सबसे पहली आईएसपी कौन सी है, तो आंसर हो जाता टेलनेट। टेलनेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आईएसपी। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। कह रहा है पिंग कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। पिंग का यूज करके हम ये देख सकते हैं क्या इंटरनेट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, क्या वहां पर रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है यहाँ पर या फिर नहीं, है ना। तो पिंग का यूज हम लोग करते हैं इंटरनेट
को चेक करने के लिए क्या वो काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर इंटरनेट में कहाँ पर एरर है ना, इसको भी चेक किया जा सकता है। तो पिंग कमांड जो होता है या पिंग जो पिंग मैसेज है, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है? टीसीपी, एआरपी, आईसीएमपी, बूटपी, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस केस में करते हैं, तो आंसर वहां पर क्या होगा? पिंग के केस में किया जाता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। नॉर्मली जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो टीसीपी आईपी के थ्रू होता है। और टीसीपी एक आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मानी जाती है, जबकि यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है। एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। बूटपी आपकी बूट प्रोटोकॉल है, नहीं बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल है। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन गाइस। विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स आउटपुट? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? डेजी व्हील, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, या फिर ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर वो प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, और ये एक तरीके का कैसा प्रिंटर है? दिस इज अ टाइप ऑफ अ इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की जब हम बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, ये सब प्रिंटर की बात होती है ना। और डेजी व्हील ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। तो आई होप सो कि ये 40 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 40? क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए? अगर कहीं पर डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं कि अगर पेपर टफ भी आया तब भी हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, तो उसके लिए आप बिल्कुल हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बेस्ट 35 क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।